अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे सेकेंड ईयर फिजिक्स और आज का लेक्चर बड़ा ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। इस लेक्चर के अंदर हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन से पेयर्स हमें करने चाहिए, और स्पेशली अब जब क्योंकि आर्ट्स के सब्जेक्ट के एग्जाम्स नहीं हो रहे और सारी जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ या केमिस्ट्री के साथ जिन बच्चों का कंप्यूटर है, इन सारे साइंस सब्जेक्ट के ऊपर जो है ना वो आ गई। अब इसीलिए हमें एक प्लानिंग करनी चाहिए कि कौन कौन से पेयर्स करने चाहिए, कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेने चाहिए। आपको 12 सब्जेक्ट आपके टोटल एफएससी फर्स्ट और सेकंड ईयर में, और उसमें से जस्ट आपने 3 सब्जेक्ट के पेपर देने हैं। इसका मतलब हर एक सब्जेक्ट जो है, इसे एवरेज की फॉर्म में लेके चलूँ तो 366 जो है वो मार्क्स आपके एवरेज बन रहे हैं, एक सब्जेक्ट आपको लेकर देगा। आप सपोज कर लें कि सेकेंड ईयर की फिजिक्स या सेकेंड ईयर का मैथ जो है, आप इसमें एक सब्जेक्ट में आप 100% मार्क्स ले लेते हैं, तो आप बिलीव करें कि आपके टोटल परसेंटेज, अब आप अंदाज़ा लगा लें। जैसे यहाँ पे मैंने कुछ पेयर्स दिए हुए हैं, जैसे ये इलेक्टिव सब्जेक्ट हैं स्टूडेंट्स, और ये आपके पास है कंपलसरी सब्जेक्ट। अब देखें जैसे फिजिक्स है, ठीक है, गवर्नमेंट की तरफ से ये कोई अनाउंस नहीं किया गया, लेकिन ये ऐसा हो सकता है, ठीक है जी। अब जैसे फिजिक्स में 100 मार्क्स होते हैं, आपको पता है 85 आपके जो है वो थ्योरेटिकल हो गए और 15 मार्क्स आपके प्रैक्टिकल के होते हैं। और इसी के सामने सब्जेक्ट रखा गया इंग्लिश, जो आपका कंपलसरी सब्जेक्ट है, जिसका एग्ज़ाम नहीं होना, क्योंकि ये भी 100 मार्क्स का है और ये भी 100 मार्क्स का है। अगर आप इसमें 100 मार्क्स ले लेते हैं, फिर 85/85 अगर सपोज कर लें आप लेते हैं, तो आपको प्रैक्टिकल के मार्क्स वैसे ही मिल जाने, ठीक है जी। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के जो 30 मार्क्स होंगे, तो आपके टोटल 200 मार्क्स हो गए। और इंग्लिश में फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर मिला के इसके भी 200 मार्क्स हैं। लेकिन ये सुनने में आ रहे हैं कि अब इंग्लिश, ये जितने भी कंपलसरी सब्जेक्ट होंगे, इसके 3% आपको मार्क्स कम मिलेंगे। इसका मतलब अगर इसके 100 मार्क्स आपके आए फिजिक्स में, तो आपको इंग्लिश में जो है वो 97 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है जी। इसी तरह केमिस्ट्री है, कंप्यूटर अगर है फर्स्ट करें किसी स्टूडेंट का, तो इस्लामियात, पाक स्टडी, इन दोनों को इसमें 3% कम करके आपको कंपलसरी सब्जेक्ट के मार्क्स मिलेंगे। तो ये पैटर्न हो सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास यही एक ही ऑप्शन है कि इस बेस पे जो है वो आपको मार्क्स मिल सकते हैं। स्टूडेंट्स, अब आपके पास एक बड़ी ही ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है, आप इसको अवेल करें। आप थोड़ी सी मेहनत करके आप 2 से 3 सब्जेक्ट को और अच्छे तरीके से, सिर्फ एक सब्जेक्ट की वजह से आप मार्क्स ले सकते हैं। चलें जी, देखें इसकी पेयरिंग को देखते हैं। तो देखिए, आपको पता है कि जी आपके जो टोटल चैप्टर्स हैं वो 10 चैप्टर्स हैं, ठीक है जी, और 5 लॉन्ग क्वेश्चंस बनते हैं। तो हर एक पार्ट जो है वो हर चैप्टर में से दिया जाता है। तो लॉन्ग क्वेश्चंस के हवाले से आगे चल के मजीद मैं आपको बताऊँ, और इस लेक्चर के अंदर आपको 15 लॉन्ग क्वेश्चन बताऊँगा, जो आप जिसको अच्छे तरीके से तैयार करें, ताकि आपका एक जो है वो अच्छे तरीके से तैयारी हो सके। अच्छा जी, देखें 12 चैप्टर में 2 MCQs हैं, 4 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, और लॉन्ग क्वेश्चंस आप देख रहे हैं। इसी तरह 13 चैप्टर में 1 MCQ एंड 3 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, और इसी तरह आपके पास है चैप्टर नंबर 14 में 2 MCQs एंड 4 शॉर्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट, ये सीक्वेंस आप जरा अच्छे तरीके से चेक कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं इंपॉर्टेंट जो बात आज हम डिस्कस करने लगे। देखिए स्टूडेंट्स, ये आपके पास है। अब सारे स्टूडेंट्स का ये इशू होता है कि सर हम कौन सा पेयर जो है वो इसमें से सिलेक्ट करें। तो आपको पता होना चाहिए 5 लॉन्ग क्वेश्चन दिए हुए होते हैं, और उसमें से आपने 3 अटैम्प्ट करने होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में चैप्टर 12 13 का पेयर है, क्वेश्चन नंबर 6 जो आपका पेपर का होगा 14 15 का है, और इसी तरह चैप्टर नंबर 16 18 का एक और पेयर बनेगा। स्टूडेंट्स, ये जो इस साइड पे पेयर्स बने हुए हैं ना, ये मेरी सजेशन है कि आप ये वाले पेयर्स लाजमी कर लो, क्योंकि ये पेयर्स आप देखें, ये फर्स्ट 4 तो आपको अच्छी तरह आना चाहिए। अगर आप ज़रा ध्यान से देखो 16 और 18 जो आपके पास पेयर है, तो 16 चैप्टर आपको कंप्लीटली करना ही पड़ेगा, और ये इतना कोई मुश्किल चैप्टर नहीं है। इसमें 1-2 कॉन्सेप्ट हैं, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। सारी बातें वही घूम फिर के आपको सेम कॉन्सेप्ट बता रही होती हैं। और जो चैप्टर नंबर 18 है, इसके न्यूमेरिकल कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है, और इसके 2 से 3 लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं। तो ये पेयर्स मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और देखें, अगर कोई स्टूडेंट्स ये 2 पेयर्स करना चाह रहे हैं, तो फिर मैं ये सजेस्ट करूँगा कि ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है ना, चैप्टर नंबर 17 एंड 21 का, बहुत सारे बच्चों में ये कन्फ्यूजन होते हैं कि सर 17 का 19 के साथ होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए 17 का 21 के साथ, ठीक है जी। क्योंकि बोर्ड इस तरह से अभी फाइनली कन्फर्मेशन जो है ना, वो एक अजीब सा एक माहौल इन्होंने बनाया हुआ होता है, ठीक है जी। चलें, बहरहाल जो पास्ट पेपर से इस तरह का पैटर्न है, वहाँ से कुछ चीज़ें हमें जो नज़र आती हैं उसके लिहाज से, तो ये तो कन्फर्म है ना। फर्स्ट 3 पेयर्स तो आप इस हिसाब से आप अच्छे से तैयार करें। स्टूडेंट्स देखें, अब आपको मैं बताता हूँ कि इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन कौन कौन से हैं। देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट आपके पास है स्टेट गॉसेस लॉ एंड कैलकुलेट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू इन्फिनिट शीट ऑफ चार्जेस, और ये आपके पास फर्स्ट चैप्टर में से दूसरा इसका लॉन्ग क्वेश्चन है
कैलकुलेट कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास है रेजिस्टिविटी और इसके डिपेंडेंस, और एंड पे जो ग्राफ बना हुआ है वहाँ तक आपने इसको कम्प्लीटली तैयार करना है। स्टूडेंट यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, स्टूडेंट देखें वेटस्टोन ब्रिज हो गया या आपके पास KVL मतलब किरचॉफ जो सेकंड रूल है, वहाँ पे अगर आप ज़रा ध्यान से सोचें तो देखिए ये दोनों एक जैसी अहमियत के हामिल हैं। ठीक है जी। लेकिन ये जो पोटेंशियोमीटर है, क्योंकि इसका ताल्लुक या इसका जो कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट, वो आपके चैप्टर नंबर 13 में रियोस्टेट वाले टॉपिक से है। तो रियोस्टेट जब आप तैयार कर रहे हो, ठीक है जी, तो पोटेंशियोमीटर को आप लाजमी 9 क्वेश्चंस के लिए तैयार कीजिएगा, लाजमी तैयार कीजिएगा। ठीक है जी। और इसी तरह चैप्टर नंबर आपके पास नेक्स्ट जो है स्टेट एम्पेयर्स लॉ एंड कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलिनॉइड। आपको पता है कि ये जो स्टेटमेंट आपको दी हुई है, इसकी जगह वो ये दे सकता है कि प्रूव दैट B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। ठीक है जी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल इसी तरह से है कि कैलकुलेट फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज। ठीक है, F इज इक्वल टू Q इंटू V क्रॉस B, और इसी तरह टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल। ठीक है स्टूडेंट। और नेक्स्ट आपके पास है चैप्टर नंबर 15 में से फैराडेज लॉ एंड मोशनल EMF एंड म्यूचुअल इंडक्शन। देखिए ये तीनों मैंने एक जगह पे क्यों लिखे हैं, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। फैराडेज लॉ और मोशनल EMF फर्स्ट आपके 2 ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें मोस्टली सेम कॉन्सेप्ट चल रहा होता है। ठीक है जी। अब देखें कॉन्सेप्ट तो थोड़ा सा डिफरेंट है ही है, लेकिन वहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बात है कैलकुलेशन काफ़ी हद तक एक जैसी नज़र आ रही होती है। ठीक है स्टूडेंट। तो म्यूचुअल इंडक्शन जो है ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसके साथ साथ इसी चैप्टर में से एक और टॉपिक है एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। ठीक है स्टूडेंट, ये इंडक्टर है, ख्याल कीजिएगा। और स्टूडेंट देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, चैप्टर नंबर 16 के पॉइंट ऑफ व्यू से अब सारे के सारे टॉपिक्स एक जैसे नज़र आते हैं। ठीक है जी। जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपके पास है RLC सीरीज सर्किट। ठीक है, जिसमें आप रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी आप फाइंड आउट कर रहे होते हैं। इसके अलावा बाकी सारे एक जैसे टॉपिक्स हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, क्योंकि सारा कॉन्सेप्ट सेम चल रहा होता है, तो आप कोशिश करें चैप्टर नंबर 16 कंप्लीट कर लो। इसमें अगर कोई कहता है कि जी RL कर लो या RC सीरीज सर्किट कर लो, तो मेरा ख्याल से ये सारे एक जैसे ही है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा इसमें फ़र्क है, तो आप इस पे कोई रिस्क मत लीजिए। तो नेक्स्ट आपके पास है चैप्टर नंबर 18 में से एक्सप्लेन रेक्टिफिकेशन, और इसमें जो फुल वेव वाला है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाफ वेव वाला शॉर्ट क्वेश्चन में कभी पूछ ले तो, लेकिन आप जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एक्सप्लेन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल। स्टूडेंट ये जो लास्ट वाले क्वेश्चन है ना, ठीक है, ये मैंने आपका जो नेक्स्ट पेयर नंबर 4 है ना, चैप्टर नंबर 17 एंड 21 में से भी मैंने बता दिया कि अगर कोई फोर्थ, वैसे तो करना चाहिए क्योंकि बैकअप के लिए एक आपके पास पेयर होना चाहिए जो आपको ये सपोर्ट करता है कि अगर कोई न्यूमेरिकल गलत हो जाता है स्टूडेंट। ठीक है जी, मैं आगे चल के आपको बताता हूँ कि कौन कौन से न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट हैं। अच्छा जी, फिर इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि आपके पास ये लास्ट 3 क्वेश्चन जो है, देखिए मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल जो है वो आपके पास पैरामैग्नेटिक मटेरियल, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, और ये सॉलिड की प्रॉपर्टीज की हम बात कर रहे हैं, एंड डायामैग्नेटिक मटेरियल। और इसके बाद नेक्स्ट आपके पास है रेडिएशन डिटेक्टर और चार्ज टू मास रेशियो ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चंस आपको हर हाल में आने चाहिए। अब ये सारे क्वेश्चंस बताने का मकसद हर किस ये नहीं है कि आप बाकी सारे के सारे क्वेश्चंस को आप छोड़ दो, जस्ट यही क्वेश्चन करके जाओ, लेकिन ये क्वेश्चंस आपको हर हाल में आने चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, 6 चैप्टर्स करते हैं ना, तो 12 चैप्टर में से जस्ट 4 न्यूमेरिकल्स हैं, 13 में से 5 हैं, और आप अंदाज़ा लगा लें कि जस्ट 39 आपके न्यूमेरिकल्स हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसी तरह जो एग्जाम्पल्स हैं वो भी इंपॉर्टेंट होती हैं, आप उसे इग्नोर नहीं कर सकते, वो भी 30 प्लस में है। तो आप अंदाज़ा लगा लो, आप देखें 40 न्यूमेरिकल्स आपके बन रहे हैं। ठीक है जी, अगर आप 4 न्यूमेरिकल्स पर डे करें ना स्टूडेंट, तो तब भी आपके 10 दिन के अंदर न्यूमेरिकल की तैयारी हो सकती है। स्टूडेंट आपको बार बार एक चीज़ मैं रिपीट करते हुए बता रहा हूँ कि आप अच्छे तरीके से तैयारी करें, क्योंकि एक सब्जेक्ट अब नहीं है, ये एक सब्जेक्ट आपके 3 सब्जेक्ट्स के मार्क्स लेकर आएगा, लिहाजा इसे सीरियस लें। इस तरह का चांस शायद किसी को दोबारा ना मिले। स्टूडेंट्स मेरी दुआ है कि आप अच्छे मार्क्स लें। ठीक है जी, और टीचर हमेशा अपने स्टूडेंट्स के लिए दिल से दुआ करता है क्योंकि वो मेहनत करवा रहा होता है। ठीक है, और ताकि आप कामयाब होंगे तो हमें भी खुशी होगी। थैंक यू वेरी मच, अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिए।